वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आरओ के बाद अब यूपीपीसीएस प्री 2025 का एग्ज़ाम एक बड़ा एग्ज़ाम है जो कि 12 अक्टूबर को होने वाला है। देखिए, अगर आप 12 अक्टूबर वाले एग्ज़ाम में कंप्लीट प्रिपरेशन फ्री में करना चाहते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने आरओ की तैयारी की थी, उसमें कंप्लीट सिलेबस को पढ़ा था, फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड डेटा को देखा तो और ज़्यादा हद तक चीज़ें वहाँ से देखने के लिए मिली थी। उसी तरीके से हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2025 के लिए डेटा को देखेंगे। तो आज से हम लोग एक नई सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री से चीज़ों को शुरू किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और साथियों, आपको बता दें कि अगर आप 2025 के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। इसके साथ साथ आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज होंगी, पेड क्विजेज होंगे। इन सब विधि से आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना है कि इतिहास शब्द का जो पहला उल्लेख है ये अथर्ववेद में देखने के लिए मिला है। अथर्ववेद भारत के 4 प्रमुख वेदों में से एक है, तो इसमें इतिहास का प्रयोग सबसे पहले मिला है। इतिहास अथर्ववेद का उपवेद है। कौटिल्य ने कहा था, कौटिल्य मतलब चाणक्य, जिन्हें कि विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, राजा को प्रतिदिन कुछ समय इतिहास श्रवण में लगाना चाहिए। यहाँ पे इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए। तो कौटिल्य का कथन है कि राजा को प्रतिदिन कुछ समय इतिहास श्रवण में लगाना चाहिए। ये तथ्य सीधा सीधा पेपर में बन सकते हैं। E.H. कार ये इतिहासविद थे। इनके अनुसार इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का अनवरत संवाद है। तो सीधा सीधा स्टेटमेंट बेस्ड पॉइंट क्वेश्चन बनेगा कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का संवाद है। यह कथन किसका है? तो E.H. कार का है। व्यूरी ने इतिहास के बारे में तर्क दिया है, इतिहास विज्ञान है, न तो कम और न ही ज़्यादा। इंग्लिश में यही डेटा दिया, हिस्ट्री इज साइंस, नथिंग लेस नथिंग मोर, मतलब इतिहास भी एक साइंस है। बेकन ने क्या कहा था इतिहास के बारे में? इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाते हैं। तो बेकन का कथन है इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाते हैं। बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी जिनका पूरा नाम है, इनका कथन है कि इतिहास विज्ञानों की रानी है। इन्होंने कहा था कि इतिहास क्या है? विज्ञानों की रानी है। अबुल फजल के अनुसार इतिहास एक चिकित्सालय है। चिकित्सालय का मतलब हॉस्पिटल है, जहाँ व्यक्ति अपने दुखों की दवा पाता है और उदासी का इलाज कराता है। तो ये कथन है किसका? ये कथन है यहाँ पर दिया हुआ है अबुल फजल का। इतिहास की महत्ता देखते हुए कलिंगवुड ने कहा था, हम ऐसे युग की दहलीज पर खड़े जिसमें दुनिया के लिए इतिहास उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना 1600 से 1900 के बीच प्राकृतिक विज्ञान था। देखिए, इतिहास की बात करें तो इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण है। इतिहास के बारे में अलग अलग जानकारों ने, अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग तथ्य दिए हैं। अब इतिहास की महत्ता को आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि रोमन सम्राट ऑगस्टस ने क्या किया था? इतिहास को बैन कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि तलवार और बंदूक से ज़्यादा खतरनाक है। और सेम यही काम ना मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपने पढ़ा होगा, औरंगजेब ने भी क्या किया था? यही काम किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यही एक तरीके से था कि भाई वहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया ताकि चीज़ों को प्रकाशित ना किया जा सके, लिखा ना जा सके, लोगों के बीच तथ्यों को पहुंचाया ना जा सके। तो ये समझिए कि इतिहास को बंदूक और तलवार से ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। अब इतिहास आपके पेपर में जो आप एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ पे इतिहास के 20 से 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, और कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर इतिहास से प्रश्न नहीं आते। तो इसीलिए आपको कंप्लीट इतिहास को पढ़ना है। अब आगे बढ़े, इससे पहले कुछ तथ्य आपको जान लेना चाहिए। अगर इतिहास के जनक की बात करें कि इतिहास का जनक कौन है, तो आपने ये तथ्य कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, इतिहास के जनक हेरोडोटस को माना जाता है। तो इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। पहला पॉइंट, मैं यहाँ पर चीज़ों को लिखते हुए चल रहा हूँ, आप चाहे तो इसका नोट्स बना सकते हैं। जनक हेरोडोटस हो गए। इसके बाद ना इतिहास को पढ़ना है तो इतिहास का विभाजन किया जाएगा। जो इतिहास है, इतिहास को 2 बेसिस पे विभाजित किया जा सकता है। अगर देखेंगे तो पहला है लिपि के आधार पर विभाजन, मतलब इतिहास में जो लिपि प्राप्त हुई उसके हिसाब से, और दूसरा है उपकरण, जिस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता था उस उपकरण के हिसाब से विभाजित किया गया। देखिए, अगर लिपि के आधार पर इतिहास का विभाजन देखें तो इतिहास को 3 वर्गों में विभाजित किया गया, 3 भाग इसके मिलते हैं, और उपकरण के आधार पर ही ऐसे विभाजित किया जाएगा। लिपि के आधार पर सबसे पहले है प्रागैतिहासिक काल, जिसे प्रागैतिहासिक काल भी कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल, जो प्रागैतिहासिक
काल है, इस काल में ना कोई भी लिपि नहीं मिली। यहाँ पर लिपि का ज्ञान था ही नहीं, मनुष्य को लेखन का ज्ञान नहीं था। तो यहाँ पर जो इतिहास है उसका अध्ययन पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है। जो साक्ष्य मिले हैं वो, जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं पाषाण काल। पाषाण काल की अगर बात करें तो पाषाण काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ। ये प्रागैतिहासिक काल हो गया। इसका कालक्रम क्या है हम लोग आगे विस्तार से समझेंगे। ठीक है, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, तो आद्य ऐतिहासिक काल में जो समय आता है इसमें लिपि का ज्ञान है। इस समय व्यक्ति लिपि का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जो लिपि उसने लिखा हुआ है वो लिपि अभी हम समझने में असमर्थ है। लिपि तो है लेकिन इसको समझा नहीं जा सका, इसको डिकोड नहीं किया जा सका है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, आद्य ऐतिहासिक काल। उदाहरण स्वरूप जैसे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसे अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका है। जैसे वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता, इसमें उत्तर वैदिक काल और एक ऋग वैदिक काल, इसके बारे में आगे देखेंगे। इसी तरीके से आगे आप बढ़ेंगे तो अगला आ जाएगा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में जो चीज़ें हैं, जो लिपि हैं, उसको हम लोग आसानी से समझ भी सकते हैं और उसको आसानी से डिकोड भी किया गया। फिर आगे चलकर इसको 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। एक प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास एकदम शुरू से लेके चीज़ें चलेंगी। इसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है ये 712 ईस्वी से शुरू होता है और लगभग 1707 तक चलता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद ऐसा माना जाता है कि यहाँ से मध्यकालीन भारत समाप्त हो गया। और इसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास एक आज़ादी से पहले का हो जाएगा और एक आज़ादी के बाद का हो जाएगा। तो देखिए, इतिहास के विभाजन में आपको इतनी चीज़ें समझ में आई। इतिहास को लिपि के हिसाब से अगर देखेंगे तो 3 भागों में विभाजित किया गया। प्रागैतिहासिक काल, इस समय कोई भी लिपि नहीं है। जैसे पाषाण काल, अगर इसका अध्ययन करना है तो सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य हैं जिनके आधार पर अध्ययन किया जा सकता है। अगला आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि तो है लेकिन इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगर इसका अध्ययन करना है तो यहाँ पर भी आप पुरातात्विक साक्ष्यों का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि लिपि को समझा नहीं जा सका। तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जो है, ऐतिहासिक काल में लिपि है, इसको डिकोड भी किया गया और इसे पढ़ा भी गया है। तो ऐतिहासिक काल में प्राचीन भारत का इतिहास आता है। ये शुरू से एकदम मतलब ये माना जाता है 600 BC से स्टार्ट होता है और 712 AD तक चलता है। इसके पहले ना प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल चलता है। ये BC क्या है इसके बारे में अभी स्पष्ट करते हैं। इसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास ये 712 से लेकर 1707 तक चलता है। और आधुनिक भारत का इतिहास ये आज़ादी के पहले का और आज़ादी के बाद का। तो ये इतिहास का विभाजन हो गया। अब जैसे प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल को या फिर पाषाण काल को अगर विस्तार से वर्गीकृत किया जाए तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग रखेंगे पाषाण काल को। पाषाण काल मतलब यहाँ पर पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, इसी कारण इसका नाम पाषाण काल रखा गया। ये प्रागैतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर लिपि नहीं है। लिपि नहीं है मतलब मनुष्य कैसे चीज़ों को समझाए, वहाँ पर जो उपकरण मिले हैं, वहाँ पर जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले, उससे अध्ययन किया गया। अब पाषाण काल को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया। एक है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल मतलब एकदम पहले की बात होगी। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो आएगा, दूसरे नंबर पर आएगा मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के बाद अगला कौन है, अगला है मध्य पाषाण काल। और तीसरा जो है या तीसरा कालखंड इसका आप देखेंगे ये है नव पाषाण काल। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गया कि पाषाण काल को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। देखिए, पूरा पाषाण काल की अगर बात करें तो इसका जो समय है, इसका समय प्रारंभ का मतलब जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर के ये समय है 10,000 BC तक। अब यहाँ पर ये BC क्या है, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। जैसे ऐसे समझिए, आज के समय में आप 2025 देख रहे हैं तो 2025 ये कभी न कभी 1 से शुरू हुआ होगा। जब ये 1 शुरू हुआ था तो यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म माना जाता है। इसी को यहाँ देखिए, अब ये AD होता है ना, और इसके पहले की जो चीज़ है, इसके पहले BC, जैसे मान के चलिए ईसा मसीह के जन्म से 100 साल पहले, तो इसको 100 BC कहेंगे। 200 साल पहले ये 200 BC हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको चीज़ें समझ में आए कि पाषाण काल जो प्रागैतिहासिक के अंतर्गत आता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटा गया। पूरा पाषाण काल की बात करें तो समय है प्रारंभ से, प्रारंभ मतलब जब से शुरू हो रहा है तब से लेकर के 10,000 BC तक। मध्य पाषाण काल का जो समय ये 10,000 BC से लेकर के ये समय है 5,500 BC तक, मतलब 5500 BC तक ये मध्य पाषाण काल का समय। और नव पाषाण काल के समय की बात करेंगे तो ये 5500 BC से लेकर के ये समय चला है 3000 BC तक। तो ये चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई कि कहाँ से कहाँ तक कालक्रम है। अब
पूरा पाषाण काल को 3 भागों में फिर से वर्गीकृत किया गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नवपूरा पाषाण काल। देखिए निम्न पूरा पाषाण काल की बात करेंगे तो ये समय चला है प्रारंभ से लेकर 1 लाख BC तक। देखिए प्रारंभ से शुरू होगा 1 लाख BC तक आया है। मध्य पूरा पाषाण काल की बात किया जाएगा तो ये 1 लाख BC से लेकर के ये चला है 40,000 BC तक, ये चीज़ आपको याद रखना है। और इसके बाद नवपूरा पाषाण काल ये 40,000 BC से स्टार्ट हुआ है और ये चला है 10,000 BC तक। तो ये इसका कालक्रम है जो कि आपको याद रखना चाहिए। अब पाषाण काल के बाद अगर आगे बढ़ेंगे, ऐतिहासिक काल की बात करें, माफ कीजिएगा, आद्य ऐतिहासिक काल को देखेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल, तो जो आद्य ऐतिहासिक काल का समय है, आद्य ऐतिहासिक काल के समय को अगर समझे तो ये देखिए 3000 BC, यहाँ पे जो समाप्त हुआ है यहाँ से शुरू हुआ है, 3000 BC से चला है और ये लगभग ये चला हुआ है 600 BC तक। 3000 BC से 600 BC तक का समय आद्य ऐतिहासिक काल है। ये 2 भागों में बटा है, पहला है सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता 3000 BC से 1500 BC तक, ये सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में 2 प्रकार की सभ्यता, एक ऋग वैदिक और एक उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक इसका कालक्रम है, ये आपको याद रखना है। और उत्तर वैदिक जो है ये 1000 BC से लेकर के 400 BC तक इसका कालक्रम दिया हुआ है। और इसके बाद जब और आगे बढ़ेंगे तो आएगा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल की अगर बात करें तो ऐतिहासिक काल में प्राचीन भारत का इतिहास 600 BC से लेकर के आप देखेंगे तो ये 712 AD तक चलता है। ये है प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें महाजनपद, मगध का उत्कर्ष, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन का समय, ये सब देखेंगे। इसके बाद है मध्यकालीन भारत का इतिहास, 712 से लेकर के 1707 तक चलते हैं। इसमें मध्यकालीन भारत के इतिहास में देखेंगे जब अरबी आक्रमण करते हैं, अरबियों का आक्रमण होता है, फिर तुर्कियों का आक्रमण होता है, महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी, दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश, ये सब चीज़ें यहाँ पर आएंगी। और आधुनिक भारत का इतिहास ये 1707 से लेकर आज़ादी के बाद तक का समय है। तो ये दोस्तों इतिहास का विभाजन रहा, हम लोगों ने लिपि के हिसाब से देखा। अब अगर उपकरण के हिसाब से देखेंगे तो सीधी सी बात है, आएगा पाषाण काल। पाषाण काल में जितने भी उपकरण थे सब किसके थे? पाषाण मतलब पत्थर के थे। नेक्स्ट आएगा ताम्र पाषाण काल। इसके बाद का समय जो है ये क्या है? ये ताम्र पाषाण काल की बात है। ताम्र पाषाण काल में तांबा और पत्थर 2 प्रकार के उपकरण चलते थे। फिर आएगा कांस्य युग। कांस्य युग में कांस्य का उपयोग किया जाता था। कांस्य को ब्रांज भी कहते हैं। ये कॉपर और टिन इससे मिलकर बनी एक मिश्र धातु होती जिसका उपयोग किया गया था, और साथ ही साथ तांबे का भी उपकरण चल रहा था। लौह युग में लोहे के उपकरण का प्रयोग किया जा रहा था। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने इतिहास का विभाजन देखा है, इतिहास के विभाजन को समझा है। अगली क्लास एक महत्वपूर्ण क्लास होगी जिसमें और तथ्यों को समझेंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप ROE 2026 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या ROE मेंस को आप तैयार करना चाहते हैं, या फिर आप UPPSS 2025-26 इन सब एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।